हम्म, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियोस में काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जैसे एडमिशन है, कन्फेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। किसी भी थर्ड पर्सन का ओपिनियन रेलेवेंट कब होगा, या फिर एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। इसका जो प्रोविज़न मिलता है हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो सेक्शन 45 से लेके 51 तक में है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ओपिनियन क्या होती है या ओपिनियन है क्या। तो कोई भी पर्सन है जो किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बताए या कुछ महसूस करे या कोई अपना एक स्टेटमेंट दे, तो उसे क्या कहते हैं, हम ओपिनियन कहते हैं। ओपिनियन जो है हमारा, वो गॉसिप्स नहीं है या वो हियर से नहीं है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा वेटेज का होता है। क्योंकि एक पर्सन खुद महसूस करके किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ की स्टडी करके उसके रिस्पेक्ट में कोई भी स्टेटमेंट देता है, उसके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। अब बात करें तो सेक्शन 45 की, तो जिसमें ये कहा गया कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मीन्स कि वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिन पर एक एक्सपर्ट अपने ओपिनियन दे सकता है। सेक्शन 45 में 4-5 एक सब्जेक्ट मैटर है या मान एक ऐसी चीज़ हैं जिन पर कोई भी जो एक्सपर्ट होता है वो क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा। जैसा पहला सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, साइंस, दूसरा आर्ट, तीसरा फॉरेन लॉ, चौथा आइडेंटिटी एज टू हैंड राइटिंग एंड लास्ट वन इज फिंगर इम्प्रेशन। इन पांचों सब्जेक्ट मैटर पर सेक्शन 45 में ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो इन 5 चीज़ का नॉलेज रखता हो वो अपना ओपिनियन दे सकता है, और जो ओपिनियन देगा वो कौन सा होगा, वो एक्सपर्ट कहलाया जाएगा। अब फिर से बात आती है कि एक्सपर्ट कौन से लोग होते हैं। वो सारे लोग जिन्होंने अपना टाइम, एक स्किल्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफ़ी टाइम तक डिवोट किया हो, काफ़ी रिसर्च की हो या काफ़ी ज़्यादा स्टडी की हुई हो, वो सारे लोग कौन से होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। अब बात आती है कि क्या कोई डॉक्टर या कोई पुलिस ऑफिसर या कोई स्टूडेंट, ये सारे एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो जो एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर होता है वो अपना ओपिनियन दे सकता है कि जो उसके पास गन है या जो भी एक्सीडेंट अकर हुआ है वो किस डिग्री में हुआ है, या जो गन है उसके पास वो कब की है, या उसकी रेंज कितनी है, या उसमें कौन से बुलेट यूज़ होती हैं। इन सब के रिगार्डिंग वो अपना ओपिनियन दे सकता है। फिर जो ओपिनियन होगा, जो किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है, वो एज अ एविडेंस कोर्ट में नहीं कंसिडर किया जाएगा जब तक कि उससे क्रॉस एग्जामिन ना कर लिया जाए। अब बात आती है कि जब कोई भी डॉक्टर किसी भी एज से रिलेटेड कोई ओपिनियन देता है, और एज वो कैसे कंसीडर करता है, सामने वाले की हाइट को देखकर, वेट को देखकर, या और भी उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर जब वो एज बताता है, तो इसे हम लीगल प्रूफ नहीं मानते हैं। बट ये एक तरह से देखा जाए तो रेलेवेंट है कोर्ट में, क्योंकि उसने अपना ओपिनियन दिया हुआ है एज के रिस्पेक्ट में। अब बहुत सारे हमारे पास केस लॉज आते हैं। एक केस आता है हमारे पास रामस्वरूप वर्सेस स्टेट का, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी जो एक्सरे मशीन है जिस पे उसका ओपिनियन बेस्ड हो,
एक्सरे मशीन से का जो भी ओपिनियन होगा या जो भी सारी चीज़ें होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, रिलेवेंट मानी जाएंगी। एक केस और से आता है हमारे पास हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें केस में क्या होता है, इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कोई भी लेटर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप राइटर से ही राइट किया गया है या टाइप किया गया है, तो ये सेक्शन 45 के दायरे के बाहर आता है। क्यों? क्योंकि इन 5 सब्जेक्ट मैटर में उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर केस आता है SK बेलाल वर्सेस स्टेट का केस 1994 में, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, या एक तरह से देखा जाए कि एज से ही रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट या मेडिकल एविडेंस जो होता है वो ये कहता है कि जो लड़की की एज है, किडनैप हुई थी लड़की, और जो एज है लड़की की वो 16 से 18 के बीच में है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री जो होता है या जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो लड़की की एज है वो 18 साल के ऊपर है, तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मेडिकल एविडेंस या फिर मेडिकल ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ एज इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, और उसे हम एज अ एविडेंस कंसीडर नहीं कर सकते हैं। फिर एक आता है अनीता वर्सेस अटल बिहारी का केस, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी एविडेंस है एज से ही रिलेटेड जो रेडियोलॉजिस्ट ने क्या किया, रिकॉर्ड किया है, तो उसको हम वहाँ प्रिवेल नहीं करवा सकते हैं जहाँ की कोई भी ऐसी डेट ऑफ बर्थ जो कि बर्थ रजिस्टर में मेंशन हो या फिर डेथ रजिस्टर में मेंशन हो। ये सारी चीज़ें अभी बात करेंगे हम एक्सपर्ट की ओपिनियन। जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है उसकी वैल्यू क्या है कोर्ट में, जैसा कि जो एक्ट है हमारा ये रेलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बताता है या कोई ऐसी गाइडलाइंस या ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं देता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी कोर्ट में। जो एक्सपर्ट ओपिनियन है या जो ओपिनियन है वो बहुत सारे ड्रॉबैक्स से सफ़र करता है, जैसे कि डेंजर ऑफ एरर, गलती हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है, गलती किसी से भी हो सकती है, या फिर जो प्रिविलेज्ड पर्सन है मीन्स जो एक्सपर्ट हैं वो कहीं ना कहीं हम करप्ट हो सकते हैं या उनके फेवर में हो सकते हैं या उनके फेवर में स्टेटमेंट दे सकते हैं जिन्होंने उनको बुलाया हुआ है। इट मीन्स इट इज़ हाईली अनसेफ टू कन्विक्ट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ एन एक्सपर्ट। एक इसी के साथ एक केस आता है हमारे पास मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं रिगार्डिंग द एक्सपर्ट ओपिनियन। पहला क्या है कि जो भी हम एक्सपर्ट के जो स्टेटमेंट है, जो उसका ओपिनियन है, जब हम यूज करेंगे एज आ एविडेंस तो बहुत ही प्रॉपर कॉशन के साथ बहुत सावधानी बरतेंगे। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि जैसे अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस टेस्टिफाइड होते हैं वैसे ही एक्सपर्ट ओपिनियन का भी जो स्टेटमेंट होगा या जो उसकी ओपिनियन होगी वो टेस्टिफाइड होगी। उसके बाद तीसरा क्या बताया उन्होंने कि जो ये वो है रीज़न है या जो भी ओपिनियन होगा वो क्या होना चाहिए, केयरफुली प्रूव्ड होना चाहिए या फिर एग्जामिन्ड होना चाहिए। और लास्ट में उन्होंने कहा कि जो एविडेंस है एक्सपर्ट ओपिनियन का वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं है। इसके साथ एक केस आता है हमारे पास अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जब मेडिकल जो एविडेंस होता है वो डिफर्ड होता है किससे, जो कि ओपिनियन दिया होता है उस इंजरी का। मतलब अमर सिंह वाले केस में एक मेडिकल का जो ओपिनियन, एक मेडिकल एक्सपर्ट जो ओपिनियन देता है इंजरी का, और जो दूसरे पर्सन ने दिया होता है ओपिनियन, वो दोनों क्या हो जाता है, डिफर्ड रहता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो मेडिकल एविडेंस होगा वो प्रिवेल करेगा।
दूसरा केस हमारे पास आता है प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये 1977 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी दो डॉक्टर के बीच के ओपिनियन में, तो वहाँ वही ओपिनियन एक्सेप्ट किया जाएगा जो डायरेक्ट एविडेंस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होगा। अब एक क्वेश्चन है सामने से कि जब कभी आई विटनेस और मेडिकल एविडेंस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन सा प्रिवेल करेगा? तो इसका आंसर दिया जाता है कि जो ज़्यादा नियर होगा किसके डायरेक्ट एविडेंस को, या जो ज़्यादा इंस्पायर करेगा या जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, हम उस चीज़ को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, क्या किसी स्टूडेंट के ओपिनियन को हम एक्सपर्ट ओपिनियन मान सकते हैं? एक केस होता है कानपुर यूनिवर्सिटी का, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने टाइम डिवोट किया हो या जिसने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो या स्किल्स हो, तो हम उस स्टूडेंट के भी ओपिनियन को कंसीडर कर सकते हैं और उसे एक्सपर्ट का ओपिनियन हम बोल सकते हैं। अब सेक्शन 46 की बात करते हैं। सेक्शन 46 की जो हेडिंग है वो कहती है फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे सपोर्ट और आर inconsistent with the opinions of expert when such opinions are relevant। ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा ओपिनियन है या जो कोई ऐसा कोई फैक्ट है जो कि अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है, वो भी रिलेवेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी आपका ऐसा ओपिनियन है जो कि कोर्ट में रिलेवेंट है और उसी के बेस पर आप ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि आपके उस ओपिनियन को या तो सपोर्ट कर रही है या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या फिर उसे रिवर्ट कर रही है, तो वो स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, रेलेवेंट मानी जाएगी कोर्ट में। अब सेक्शन 47 जो बात करता है कि ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग ऑफ व्हेन रिलेवेंट, मीन्स कि हैंड राइटिंग से रिलेटेड हम ओपिनियन को रेलेवेंट कब मानेंगे। सेक्शन 45 में भी ये एक सब्जेक्ट मैटर था हैंड राइटिंग, 47 में भी एक ये सेम चीज़ें हैं। डिफरेंस क्या है, जो 45 में था एक्सपर्ट की बात कर रहा था वहाँ। एक्सपर्ट कौन, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें डिवोट किए हों या उन्होंने अच्छी खासी उस पर स्टडी की हुई हो, रिसर्च की हो। जो 47 की बात है, यहाँ हैंड राइटिंग वो पर्सन यहाँ ओपिनियन देंगे जो उससे एक्वेंटेड है या जो उससे फैमिलियर है उसकी राइटिंग से। तो जो बेयर प्रोविज़न है सेक्शन 47 को कहता है कि व्हेन द कोर्ट हैड टू डिटरमाइन द क्वेश्चन वेदर अ डॉक्यूमेंट इज रिटेन और साइंड बाई अ सर्टेन पर्सन, the court can admit the opinion of a person who is acquainted with that person's handwriting। मीन्स जब कभी कोर्ट को ये डिटरमाइन करना हो कि क्या ये जो लेटर है या ये डॉक्यूमेंट है ये किसके द्वारा लिखा गया है या किसने इस पर साइन की हुई है, तो उस पर्सन के ओपिनियन को कोर्ट कंसीडर कर सकता है जो पर्सन उस राइटिंग से परिचित हो, फैमिलियर हो या एक्वेंटेड हो उससे। एक्सप्लेनेशन इसकी जो कहती है वो यही बताती है कि वो कौन से पर्सन होंगे जो फैमिलियर माने जाएंगे या जो फिर एक्वेंटेड होंगे उससे। तो पहला है कि जिसने उसको लिखते हुए देखा हो, दूसरा है जो डॉक्यूमेंट रिसीव करता हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या डेली उसका रूटीन का ही वर्क हो कि उसके द्वारा जो भी लेटर लिखा जा रहा है वही यू रिसीव करता है, या फिर तीसरा क्या है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लेटर को रिसीव करता है जो कि उसके द्वारा लिखा हुआ होता है और उसका वो रिप्लाई करता हो। 3 लोग, जो लेटर को रिसीव करता हो,
जो इसके सामने उस लेटर को लिखा गया हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस लेटर को रिसीव करे और उसका वो रिप्लाई देता हो। एक फखरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस आता है जिसमें ये कहा गया कि जो हैंड राइटिंग होगी वो किससे प्रूव की जा सकेगी, जिसके प्रेजेंस में, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके प्रेजेंस में वो चीज़ें लिखी गई हो, और ये एविडेंस एक डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा। क्या कहा फखरुद्दीन के केस में, अगर कभी हैंड राइटिंग को प्रूव करना है तो हम उस विटनेस के द्वारा प्रूव करेंगे जिसके सामने उसने उस डॉक्यूमेंट को लिखा हो या साइन किया गया हो, और ये जो एविडेंस होगा ये एक डायरेक्ट एविडेंस होगा। अब यहाँ तक की बात, अब हमारे सामने बात आती है कि हम जो हैंड राइटिंग को होगी उसको हम प्रूव कैसे करेंगे, या मोड्स ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग। एक तो सेक्शन 45 में जो कि एक्सपर्ट के द्वारा हम उसे प्रूव कर सकते हैं, दूसरा जब खुद ही राइटर आके बोले हाँ जी कि मैंने इसे लिखा हुआ है, तीसरा अभी जो हमने पढ़ा 47 जो कि एक्वेंटेड है या जो फैमिलियर पर्सन है उसकी हैंड राइटिंग से, चौथा कोर्ट खुद कंपेयर कर ले, सेक्शन 73 आगे अभी हम देखेंगे जिसमें कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे तो हैंड राइटिंग को कंपेयर कर सकती है कोर्ट में जब कोई एक्सपर्ट नहीं है तो, या ऐसे भी वो कर सकती है। अब बात सेक्शन 47 कैपिटल ए की बात करें जिसमें ये कहा गया कि ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट कब होगी, जब कभी भी अगर किसी डिजिटल सिग्नेचर के रिलेटेड कोई भी ओपिनियन की बात है तो रेलेवेंट कब होगा, जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये बोल देगी कि हाँ ये जो सर्टिफिकेट मैंने इशू किया हुआ है, मीन्स जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है जो डिजिटल सिग्नेचर को इशू करती है वो जब बोलेगी या जो वो ओपिनियन देगी तब डिजिटल सिग्नेचर के मैटर में उसका ओपिनियन क्या हो जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 48 क्या कहता है, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। जब कभी किसी जनरल राइट या जनरल कस्टम के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई बात होगी और वहाँ जब कोई पर्सन अपना ओपिनियन देगा तब उसका ओपिनियन भी इन राइट्स और कस्टम के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट माना जाएगा। जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ है या एक कस्टम बना हुआ है, समझ लो कि किसी भी कुएं से पानी भरना है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक पर्टिकुलर विलेज वाले उससे पानी भरते हैं, तब कोई भी पर्सन अगर उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट देगा तो उसका ओपिनियन क्या हो जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 49 जो बात करता है कि ओपिनियन एज यूजेस टीनेट्स एट्सेट्रा, जब कभी इन सब के यूसेज और टीनेट्स की बात आएगी तो उस पर्सन का ओपिनियन रेलेवेंट माना जाएगा जिसे स्पेशल नॉलेज है उसकी, या जिस फैमिली का ये यूजेस है या जिस कम्युनिटी का ये यूजेस है या जिस फैमिली के ये टीनेट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उसी पर्सन का क्या माना जाएगा, ये ओपिनियन यहाँ रेलेवेंट माना जाएगा। इसका 49 में जो बात करता है कि अगर कभी यूजेस और टीनेट से रिलेटेड हमें किसी की ओपिनियन की बात अगर चाहिए या हम कब रेलेवेंट माने जाएंगे तो वो पर्सन जिसे एक स्पेशल नॉलेज हो उस यूजेस और टीनेट्स का जो कि एक पर्टिकुलर फैमिली या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा फॉलो किया जाता हो, तो उस पर्सन का हम क्या करेंगे, ओपिनियन रेलेवेंट मानेंगे। अब सेक्शन 50 की बात करते हैं। सेक्शन 50 में है कि ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप। तो सेक्शन 50 है उसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर हम किसी से या किसी के रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन देते हैं या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो जब हम उसका कंडक्ट शो करेगा, सेक्शन 50 में केवल और केवल कंडक्ट अगर शो करे कि वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते हैं तब क्या माना जाएगा, यहाँ उस कंडक्ट से रिलेटेड ओपिनियन को हम रेलेवेंट मानेंगे।
एग्ज़ाम्पल कि एक दो लोग रहते हैं किसी भी मार्केट में, या दो लोग किसी ऐसी जगह रह रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करते हैं, और जो उनके फ्रेंड हैं वो भी एक हस्बैंड एंड वाइफ उनको ट्रीट करते हैं, तो उनका जो कंडक्ट, जो ट्रीट करने का एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ का है, वो भी क्या हो जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। एक बात है कि क्या ये बच्चा या क्या ये बच्चा जो है किसी भी डॉक्यूमेंट में है, एक क्वेश्चन है कि इसका लेजिटिमेट है या नहीं, तो यहाँ हम उसको रेलेवेंट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वहाँ कंडक्ट नहीं शो कर रहा है। ए और बी हैं, ए हमेशा बी को अपना सन मानता है और बी भी हमेशा ए को एज अ फादर कंसीडर करता है, जिसे कि आस पड़ोस वाले लोग भी देखते हैं कि ए और बी में सन एंड फादर का रिलेशन है, तो उन पड़ोसियों का जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कंडक्ट से शो हो रहा था कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। सेक्शन 32 में रिलेशनशिप की बात आती है और सेक्शन 50 में। तो जो सेक्शन 32 का हम कभी अगर रिलेशनशिप प्रूव करना होता था तो वहाँ हम एक डेड पर्सन की रिलेशनशिप को प्रूव करते थे, लेकिन जो सेक्शन 50 में हम रिलेशनशिप प्रूव कर रहे हैं, यहाँ एक हम लाइव पर्सन की क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को प्रूव करने की बात कर रहे हैं। सेक्शन 50 में एक प्रोविजो ऐड होता है या हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि केसेस अंडर 494, 495, 497 एंड 498 ऑफ IPC या प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट, अगर इन मैटर की कभी भी बात आएगी तो यहाँ हम किसी भी थर्ड पर्सन के ओपिनियन को एज ए एविडेंस नहीं कंसीडर करेंगे, और इन मैटर में स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज आपको देना होगा। कौन कौन से मैटर में? 494, 95, 497, 498 एंड प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट। अब सेक्शन 51 जो कि लास्ट है इसका, इस वीडियो में अंत का, कि ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। आपने जो भी ओपिनियन दिया हुआ है वो किस ग्राउंड पर दिया है, जो वो ग्राउंड आपका होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि आपने बोला कि ये जो रिज़ल्ट आया हुआ है ये एक पर्टिकुलर ग्राउंड पर है, तो रिज़ल्ट तो आपका रेलेवेंट है ही, लेकिन उस रिज़ल्ट का जो आपने ग्राउंड बताया वो भी क्या है, रेलेवेंट माना जाएगा।